तो दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक और शुरू करने वाले हैं, वेग और त्वरण, जो आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है। वेग और त्वरण, उसके बाद प्रक्षेपीय गति, इस पर बेस्ड अपना टॉपिक और रहेगा। यानी इसके बाद एक या दो टॉपिक ही और बचे हैं। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर वेग और त्वरण जो हम आज पढ़ने वाले हैं, इसका लगभग जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अपने 207 में जो हमने लिया था ना, बलों का वियोजन और संयोजन, उसके जैसा ही है। यानी यहाँ पर बहुत कुछ आपके इजी भी रहने वाला है। चीजें वो की वही होगी तो फिर आराम तो रहेगा ही ना। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले वेग क्या होता है, चाल क्या होती है, दूरी, विस्थापन, त्वरण, ये सारी बातें हम समझ लेते हैं, फिर इस पर आधारित सवाल करने वाले हैं। देखो, वेग और त्वरण, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें चाल क्या होती है, चाल तो दूरी बटेवा समय। आप आधे टेढ़े रास्ते पर गए और कभी स्पीड कम रखी होगी, कभी ज्यादा रखी होगी, आपने वहां पर जहां रुके वहां पर मीटर चेक कर लिया कि इतना किलोमीटर चले और इतना टाइम लगा। क्लियर? तो फिर आप क्या करोगे, चाल निकालोगे, दूरी बटेवा समय, दूरी बटेवा समय। क्लियर? एक होती दोस्तों औसत चाल। औसत चाल यानी कभी हम स्पीड अप करते हैं, कभी डाउन करते हैं। तो अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि यार चाल जो है ना, औसत चाल 45 है, इसका मतलब जरूरी थोड़ी गाड़ी जो है कंटिन्यू 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हो, नहीं, जैसा जरूरी नहीं। कभी स्पीड से चली होगी, कभी डाउन भी चली होगी। तो इस प्रकार जो तात्क्षणिक चाल होती है, औसत चाल, सॉरी तात्क्षणिक नहीं, औसत चाल, ये हम कैसे निकालते हैं? तो तय की गई कुल दूरी बटे हुए लगा हुआ कुल समय, आप इसी का दूसरा रूप मान सकते हैं इसको, औसत चाल को। क्लियर? लेकिन यहां पर औसत वेग जो है ना दोस्तों, ये एक अलग चीज है। देखो कैसे, अगर मैं आपको ये कहूं कि एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, आपको औसत चाल निकालनी है, आप इस पथ पर चल रहे हो, तो इस पथ पर चल रहे हो ना, तो ये तो हो जाएगी दूरी, और इस पथ पर लिया गया समय, ये आपकी औसत चाल होगी। लेकिन अगर आप औसत वेग निकाल रहे हो, तो औसत वेग के लिए ए को बी से डायरेक्ट आपको मिलाना होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको आप विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो ये जो आपके एवरेज वेलोसिटी होती है, औसत वेग, इसका फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे हुए लगा हुआ कुल समय। क्लियर? दोनों में फर्क है। वेग सदिश राशि है, चाल अदिश राशि है। वेग सदिश राशि है और चाल क्या है, अदिश राशि है। क्लियर? अब दोस्तों एक तात्क्षणिक चाल, यानी आपके एक कर्व दे रखा है, मान लो यूं समझो कि इसमें आपको गाड़ी चलानी है, तो कहीं तो आपको मजा आ रहा है, डाउन जा रहे हो, कभी ऊपर जा रहे हो, थोड़ी सी स्पीड कम हो जाएगी, आपको जोर आ रहा है। क्लियर? और इसका आपको समीकरण दिया गया है कि इस वक्र का समीकरण ये, अगर मैं आपको ये पूछूं कि बताओ इस पॉइंट पर स्पीड क्या होगी, तात्क्षणिक चाल, इस पर चाल क्या होगी, इस पर चाल क्या होगी, तो पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर आपसे जब चाल निकलवाएगा तो इसको हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल। क्लियर? अब दोस्तों इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे निकालते हैं, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट से है। तो एस अगर आपको दे रखी है इन टर्म ऑफ टी, तो आप वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, तात्क्षणिक चाल, v बराबर डी एस अपॉन डी टी, यानी एस में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर। कुल मिला के फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके, v बराबर डी एस अपॉन डी टी, जहां एस क्या है, विस्थापन है। एस की जगह कभी कभी आपको एक्स भी मिल सकता है, तो भी आपको विस्थापन ही समझना। क्लियर? त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है दोस्तों वेग में परिवर्तन की दर। वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, और त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। मेरा आपसे एक सवाल है, एक गाड़ी जो है ना, एक हाईवे पर 100 किलोमीटर की बराबर स्पीड से चल रही है, 100 किलोमीटर पर आवर की बराबर स्पीड से चल रही है, बताओ त्वरण क्या है? 100? 0, क्योंकि अगर बराबर स्पीड मेंटेन कर रही है तो वेग में तो परिवर्तन हुआ ही नहीं, और वेग में परिवर्तन नहीं हुआ तो त्वरण तो 0 होगा ना। क्लियर? तो वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, और वेग को हम ए से भी लिखते हैं, एफ से भी लिख रहे हैं। इसका फॉर्मूला होगा dv अपॉन dt, या फिर d2s अपॉन में dt स्क्वायर। ये फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले हैं, बिल्कुल। क्लियर? अब मैं इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करवा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि एक कार अपनी टोटल 250 किलोमीटर
एक कार अपनी 250 किलोमीटर की यात्रा का प्रथम 20 किलोमीटर तो आपके 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। यू समझो आप इसको ऐसे, ये आपके ए पॉइंट और ये आपके एंडिंग पॉइंट मान लो, जिसको हम बाद में कहेंगे। ए से लेकर एंडिंग पॉइंट तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 250 है। अब दोस्तों यहां पर एक कार 250 किलोमीटर की यात्रा का प्रथम 20 किलोमीटर तो इस रेट से, और अगला 50 किलोमीटर 1 घंटे में, तीसरा 150 किलोमीटर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और शेष 60 किलोमीटर आपके शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। संपूर्ण यात्रा में औसत चाल निकालनी है। देखो कैसे निकालने वाले हैं हम, ये मैं एक पूरी लाइन बना देता हूं। देखो अब मैं इसके पहले भाग की बात कर रहा हूं, जब ये ए से बी तक कितने किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर में जो इसकी स्पीड रही ना वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये रही है। क्लियर। फिर ये आगे 50 किलोमीटर चल रहा है, यानी बी से लेकर सी तक की यात्रा जो है वो 50 किलोमीटर की है, और इस 50 किलोमीटर में इसने चाल क्या रखी, तो ये कह रहा है कि द्वितीय 50 किलोमीटर 1 घंटे में पूरी कर दी। इसका मतलब चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हुई ना, तो यहां पर जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। अब ये कह रहा है कि तीसरी जो 150 किलोमीटर की यात्रा है, यानी डी पॉइंट तक ये 150 किलोमीटर की जो यात्रा है, इसमें ये 75 की स्पीड रखता है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रखता है। और अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा है, शेष भाग कितना है, तो पहले देखो ना, ये तो हो गया 220 तो हो ही गया। अब यानी ये 30 किलोमीटर का जो भाग बचा हुआ है इसकी बात कर रहा है। 30 किलोमीटर के भाग में ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड रखता है। तो ये कह रहा है कि संपूर्ण यात्रा में औसत चाल निकालो। अब औसत चाल आप कैसे निकालेंगे, तो औसत चाल आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते कि भाई 250 तो कुल दूरी होगी और कुल लिया गया समय, आप इनको जोड़ दो और ये काम हो जाएगा। इस तरीके से आपको नहीं निकालनी। तो कैसे निकालेंगे, तो स्टूडेंट इसके लिए आप एक काम करो, इस सेगमेंट में पहले समय निकालो, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला है ना, औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे हुए लगा हुआ कुल समय, तो आपके पास हर सेगमेंट का समय होगा ना, तब जाके आप पूरा काम कर सकते हैं। तो आप ए बी भाग में लगा समय निकालो। तो देखो चाल बराबर आपकी क्या होता है, दूरी बटेवा समय। चाल बराबर होता है आपके दूरी बटेवा समय। तो समय कितना हो जाएगा, समय का जो सूत्र है वो हो जाएगा दूरी बटेवा चाल। तो अब आप समय निकाल लो, ए बी में लगा समय कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपकी दूरी तो 20 और चाल हो जाएगी 40, तो ये आ जाएगा 1/2 घंटा। क्लियर। और फिर BC में आप अगर निकालना चाहते हैं तो BC में भी सेम प्रोसेस 50/50, तो ये आपके 1 आ जाएगा। फिर CD में अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 150/75, यानी ये रिजल्ट आ जाएगा 2। और फिर आप DE में अगर निकालना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा रिजल्ट, 30/60, तो ये आधा घंटा और आ गया। क्लियर। तो टोटल समय कितना हो गया, औसत चाल तय की गई दूरी बटे हुए लगा समय, कुल समय। तो दूरी कितनी है भाई, देखो आप, तो दूरी तो हो गई दोस्तों, यहां पर इन सबको अलग अलग जोड़ो, चाहे 250 कर लो, एक ही बात है। और लगा हुआ कुल समय कितना है, तो ये है हो जाएगा आपके 1/2 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1/2, आधा और आधा 1 हो गया, और 1 और 3 4 में अगर भाग दोगे तो 62.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका एवरेज रहा, टोटल जो आपने यात्रा की ना 250 में, उसका ये एवरेज रहा। क्लियर। सिंपल सा फंडा आपके ये है कि लगा समय निकालना था, तय की गई दूरी तो टुकड़ों में भी उतनी ही आएगी और टोटल भी 250 ही है, बस अलग अलग समय निकालने की जरूरत पड़ी, तो वो हमने निकाला बस। अब आप आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक कण एक सरल रेखा में 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 4 सेकंड तक चलता है। एक कण जो है, ये मान लो पार्टिकल, एक कण एक सरल रेखा में 6 मीटर प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में कितना चलता है, 6 मीटर, और ऐसे वो 4 सेकंड तक चलता है। फिर मूल बिंदु के लंबवत दिशा में 2 सेकंड तक 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चलता। आप यूं समझो इसको, पार्टिकल इस जगह भी, यहां से उसने चलना प्रारंभ किया और कितने स्पीड में, 4 मीटर प्रति सेकंड इस हिसाब से चल रहा, और कितने सेकंड तक चला, 4 सेकंड तक चला। क्लियर। उसके बाद ये क्या कर रहा है, मान लो ये मूल बिंदु यहां मान लो, या इसको मूल बिंदु मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर मूल दिशा के, ये मूल जो दिशा थी ना, उसके लंबवत दिशा में, यानी इस दिशा के लंबवत दिशा में वो घूम जाता है, और ऐसे यहां पर 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलता है, और ऐसा वो कितने सेकंड तक चलता है, तो 2 सेकंड तक चलता है। अरे भाई बात समझे क्या, ये कह रहा है कि एक पार्टिकल 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से तो 4 सेकंड तक चलता है, फिर अपनी मूल जो दिशा थी उसके लंबवत दिशा में वो घूम जाता है, और 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से 2 सेकंड तक चलता है। तो आपको ये बताना कि इस समय में वह प्रारंभिक बिंदु से तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ओ से ए और ए से बी तक जो दूरी इसने निकाली है वो हमें बतानी है। तो ये तो सिंपल ही बता देंगे, अगर 1 सेकंड में 6 मीटर चलता है तो 4 सेकंड में 24 मीटर चलेगा, और अगर 1 सेकंड में 5 मीटर चलता है तो इधर आपके 10 मीटर चलेगा। क्लियर। तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी दोस्तों यहां पर 24 और प्लस में 10, यानी ये 34 मीटर आ जाएगी। पहला आंसर आपने निकाल लिया। उसके बाद ये क्या कह रहा है, कण की प्रारंभ से 6 सेकंड के पश्चात औसत चाल और औसत वेग पूछ रहा है। ध्यान देने की बात यह है कि औसत चाल और औसत वेग अलग अलग होते हैं, और इस बात का प्रूव हम कर रहे हैं। तो देखो यहां पर मैं औसत चाल निकालने वाला हूं। औसत चाल का सूत्र क्या होगा, तय की गई दूरी बटे वे कुल समय। तो एक बात बताओ, दूरी कितनी तय की गई, तो 34, और समय कितना लगा, तो 6 सेकंड इधर लगे और 4 सेकंड इधर लगे और 2 सेकंड उधर लगे, तो ये हो जाएगा 6 सेकंड, यानी 17/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड रही उसकी औसत चाल। अब आपको ये औसत वेग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, औसत वेग। और दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि औसत वेग में ओ से बी तक की जो डिस्टेंस है ना, वो शॉर्टेस्ट चाहिए। तो फिर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो ये दूरी आपको निकालनी पड़ेगी, यानी विस्थापन, ओबी का विस्थापन। तो ये आपकी कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा आपके अंडर रूट में 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट में 576, यानी ये आ जाएगा आपके 26। कितना आ जाएगा आपके 26। तो औसत वेग में आ जाएगा विस्थापन ओ बी और बटेवे समय, कुल समय। तो दोस्तों विस्थापन कितना होगा, ओ बी विस्थापन कितना होगा, तो 26, और समय तो 6 सेकंड ही आएगा, यानी 13/3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को 2-3 बातें इसमें क्लियर कर लेनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमने पर्टिकुलर दूरी, तो वैसे नॉर्मल क्वेश्चन था, इसमें तो कोई खास बात नहीं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि यार एक गाड़ी हमने 4 घंटे तक चलाई, और 1 घंटे में अगर हम 20 किलोमीटर चले, तो बताओ कुल कितनी दूरी, तो आप आराम से निकालेंगे, यार 4 घंटा चले, 1 घंटे में 20 किलोमीटर चला रहे हैं, इसका मतलब कुल 80 किलोमीटर चल गए। क्लियर। यही बात यहाँ पर हुई थी। बस यहाँ पर औसत चाल कैसे निकालनी है और औसत वेग कैसे निकालना। औसत चाल में जिस पथ पर आप चले ना, उस पथ की पूरी दूरी हमें निकालनी है। क्लियर। और औसत जो वेग होता है उसमें आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। क्लियर। अब आ जाइए आप आगे। थर्ड जो क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, क्वेश्चन है कि एक कण सरल रेखा के अनुदिश गति के समीकरण
s बराबर टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इसके अंतर्गत गतिशील है। एक कण जो है ना इस सिस्टम के अनुदिश गतिशील है, जहां पर यहाँ s तो विस्थापन है और t समय को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? और समय किस में है? सेकंड में है। ध्यान से देखना, एक कण इस पथ पर चलता है, इस समीकरण को फॉलो करता है कुल मिला के, जहां s विस्थापन है और t सेकंड है। तो ज्ञात कीजिए कि कण की स्थिति जब वेग क्या हो जाए? शून्य, और त्वरण बताइए जब t बराबर क्या हो? 3 हो। यानी आपको एक तो ये बताना है वेग, कण की स्थिति बताओ जब वेग क्या हो जाए? शून्य। एक गाड़ी को आपने धक्का दिया पूरे बल से, अब वो कहीं तो जाकर रुकेगी ना, तो आपने धक्का दिया और जहां पर जाके रुकेगी तो वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो आपको ये बताना कि कण की स्थिति बताओ जब वेग 0 हो गया हो। तो आप एक काम करो, पहले v बराबर 0 लिखो, v निकाल लो आप। क्लियर? फिर हम ये देखेंगे कि भाई v बराबर 0 कितने समय में हुआ। यानी अगर मान लो आपने एक कार को धक्का दिया और आपने ये देखा कि यार 1 सेकंड बाद में वो वेग 0 हो गया, तो 1 सेकंड में दूरी कैसे निकालोगे? तो वो 1 सेकंड इसमें रख देना, दूरी आ जाएगी। क्लियर? तो सबसे पहले आप यहां पर वेग निकाल लो। वेग v बराबर आपके क्या आ जाएगा? ds अपॉन में dt, ये आ जाएगा 2t माइनस 4। क्लियर? तो ये कह रहा है कि कण की स्थिति यानी कण की दूरी बताओ आप जब वेग क्या हो? शून्य हो। वेग शून्य लेने पर तब v बराबर 0 से 2t माइनस 4 बराबर 0, यानी t बराबर 2 सेकंड के बाद में वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? अगर मैं आपको ये पूछूं कि बताओ वेग कितने समय में 0 हो जाएगा, तो 2 सेकंड बाद 0 हो जाएगा। अब अगर मैं ये पूछूं कि बताओ जब वेग 0 हुआ ना तो कण कितना चल गया था, तो s में आप t की जगह दूरी रख दो। क्लियर? s में t की जगह क्या रख दो? आप 2 रख दो। तब t बराबर 2 सेकंड में तय दूरी कितनी आ जाएगी आपकी? तो दूरी कितनी आ जाएगी? तो s बराबर अगर इसमें रखोगे तो आ जाएगा 4 माइनस 8 माइनस 5, यानी s बराबर आ जाएगा माइनस के 9 मीटर। तो दूरी जो है विस्थापन माइनस का आने का मतलब है कि ये लेफ्ट में चला। क्लियर? यानी दूरी जो है वो बाईं तरफ, कण जो है बाईं तरफ चल रहा है, अर्थात बाईं तरफ चला। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर पहली स्थिति तो हो ही गई, दूसरी स्थिति में आपको यहां पर क्या करना है? t बराबर 3 पर उसका त्वरण बताना है। तो त्वरण कैसे निकालोगे? ये त्वरण यही निकाल लेते हैं हम। F बराबर dv अपॉन dt, तो ये आ जाएगा आपके 2। तो t बराबर 3 पर त्वरण, तो t बराबर 3 रखो, यहां पर तो है ही नहीं t, तो कहां से रखोगे? तो यही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो एक आंसर तो आपके ये s बराबर माइनस के 9 मीटर और एक आपके ये आ गया t बराबर 2। क्लियर? अब यहां पर हम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड ऐसे आप लिख सकते हैं, ये मीटर प्रति सेकंड, ये मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। अब स्टूडेंट यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए, एक कण सरल रेखा में इस वक्र के अनुदिश चलता है। अब की बार इस वक्र को फॉलो कर रहा है, जहां x जो है दूरी है और मीटर में है और t समय है सेकंड में है। क्लियर? आपको यहां पर t बराबर 1 सेकंड पर वेग बताना है, चाल और त्वरण ये भी बताना है। क्लियर? t बराबर 1 सेकंड पर आपको क्या बताना है? वेग बताना है, और चाल और त्वरण बताने हैं। कण का वेग शून्य होने पर त्वरण भी आपको बताना है। क्लियर? यानी कण का वेग जब शून्य होगा उस स्थिति में त्वरण की मात्रा कितनी होगी ये बताना। एक एक बात को हम सोचते जाएंगे। सबसे पहले आप देखो t बराबर 1 सेकंड पर आपको वेग निकालना है। आपको जो x दे रखा ना उससे आप वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 3t स्क्वायर माइनस 18 ओनली। क्लियर? और अगर आप त्वरण निकालेंगे तो आ जाएगा 6t ओनली। अब सबसे पहले आप वेग निकालो। क्या निकालना चाह रहे हो? वेग निकालना चाह रहे हो। ध्यान से देखना, वेग कैसे निकालेंगे? तो 8t इक्वल्स टू 1, इस पर आपके वेग
क्या आ जाएगा 3 माइनस 15 18, यानी v का मान आ जाएगा -15 किलोमीटर प्रति या मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर आ गया। नेगेटिव आ सकता है क्योंकि हो सकता है कि वो गाड़ी अपनी सोच से बेक में चल रही है, इस वजह से। तो ये v तो वैसे भी सदिश राशि है, सदिशों में प्लस माइनस आ सकता है। क्लियर। अब मैं आ जाता हूं चाल पर। और चाल कैसे निकालते हैं? दूरी बटेवा समय। कैसे निकालते हैं? दूरी बटेवा समय। तो दूरी कैसे निकालोगे? तो देखो t बराबर 1 सेकंड में दूरी, ये आप निकालो, x में रख दो, तो 1 माइनस 18 प्लस 11, तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो चाल कितनी आ जाएगी? चाल बराबर होता है आपके दूरी बटेवा समय, यानी -6 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों चाल यहां पर अलग आई, ध्यान रखना। वेग और चाल में मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि दोनों ही राशियां अलग अलग होती है। ये आपकी चाल आ गई। अब आपको क्या निकालना है? त्वरण भी निकालना है, यानी t बराबर 1 पर त्वरण निकालना है। तो देखो त्वरण t इक्वल्स टू 1 पर f कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके 6। क्लियर। ये आ गया आपके f मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। अब आपको ये और बताना है कि कण का वेग जब 0 होगा तो त्वरण कितना होगा। तो सेकंड जो पार्ट है, ये सब आंसर आते जा रहे हैं जिनको मैं बॉक्स में बंद करता जा रहा हूं। ये आंसर आ गया। अब आप कण का वेग 0 होने पर त्वरण, 0 होने पर त्वरण आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि त्वरण जब आप निकालोगे तो वहां t की डिमांड रहेगी। अब t कहां से लाओगे? तो ये कह रहा है कि वेग 0 होने पर, तो आप ये देखो कि वेग कब 0 हुआ। क्लियर। तो v बराबर 0 से, तो यह आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 18 बराबर 0। तो t बराबर आ जाएगा आपके प्लस माइनस √6। समय तो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो t बराबर आपके क्या आ जाएगा? √6, यानी t बराबर √6 पर वेग 0 होगा। तो अब t बराबर √6 पर त्वरण कितना है? तब त्वरण f बराबर 6t से f का मान आ जाएगा 6 √6। तो त्वरण क्या हर जगह ही बराबर रहा? क्या नहीं रहा, त्वरण की भी मात्रा चेंज होती है। क्लियर। वेग और चाल का तो मैंने आप लोगों को दूसरा तीसरा एग्जांपल बता दिया। क्लियर। तो स्टूडेंट कुल मिला के बात ये कि आप बेसिक फॉर्मूलों पर कितनी अच्छी कमांड बना सकते हैं। आप क्वेश्चन को कैसे सोच रहे हैं, आप कहीं फंस रहे हैं या फिर सुलझे हुए चल रहे हैं। कई बार तो क्या होता है, ये चीजें इतनी परेशान कर देती है, यार त्वरण क्या, चाल क्या, वेग, गन चक्कर हो गए। अरे भाई वेग सदिश राशि है और शॉर्टेज डिस्टेंस पर बात की जाएगी, और चाल जो है वो आड़ी टेढ़ी रास्ते पर चल लेती है। क्लियर। और क्वेश्चन करते हैं अभी। एक कण सरल रेखा में इस प्रकार, एक कण इस वक्र के अनुदिश चलता है। आप तो ऐसे मेरी बात को सुनो, इतनी बड़ी लैंग्वेज क्या सुनो। एक कण इस वक्र के अनुदिश चलता है। आपको बताना है कि कण का वेग और त्वरण दोनों ही एक साथ 0 हो जाते हैं। वेग और त्वरण दोनों ही एक साथ 0 हो जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, पहले ये देखूंगा कि कण का जो वेग है ना कितने समय में 0 हुआ। जैसे मान लो t बराबर 1 सेकंड में वेग 0 हो गया, तो फिर मैं ये देखूंगा कि t बराबर 1 पर त्वरण भी 0 हो गया क्या। अगर t बराबर 1 पर त्वरण भी 0 हो गया, इसका मतलब ये बात सत्य होगी कि भी दोनों एक साथ 0 हो जाते हैं। क्लियर। उसके बाद में आगे की बात तो बाद में करेंगे। फर्स्ट पार्ट, जिसमें आप सबसे पहले वेलोसिटी अगर निकालते हो तो ये आ जाएगी 3 माइनस 3 sin 3t। क्लियर। और त्वरण आपके कितना आ जाएगा? f आ जाएगा 9 माइनस के 9 cos 3t। क्लियर। समय जब वेग 0 हो, समय जब v बराबर 0 होगा, तो 3 माइनस 3 sin 3t बराबर 0। तो sin 3t बराबर क्या आ गया आपके 1, और 1 कब होता है? π/2 पर। तो दोस्तों यहाँ पर t का जो मान है वो कितना आ गया? π/6 पर। यानी आपने एक बात तो पता लगा ली कि t बराबर π/6 पर वेग 0 हो जाना है। अब आपको ये बताना है कि t बराबर π/6 पर त्वरण भी 0 हो जाएगा क्या। तो t बराबर π/6 रख दो। क्लियर।
अब यहां पर देखो t बराबर π/6 पर अगर आप ऐप निकालते हो तो -9 कोस π/2, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। यानी जितने समय में वेग 0 हुआ उतने ही समय में त्वरण क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यानी ये पहली बात आपके लागू होगी। अब मैं यहां पर आगे आ जाता हूं। यह भी ज्ञात कीजिए कि कण विरामावस्था में आने से पूर्व कितनी दूरी तय करेगा। कोई भी पार्टिकल विरामावस्था में कब आता है, जब वेग 0 हो जाता है। क्लियर। तो आप यहां पर v बराबर 0 लेकर किसका मान निकालेंगे, t का मान निकालेंगे। यानी इतने समय में वेग 0 हुआ, फिर उतने समय में दूरी आप निकालना चाहते हैं तो x में रखो। क्लियर। तो सेकंड जो पार्ट है, दूरी, ये हम निकालना चाहते हैं। क्लियर। सिंस विरामावस्था के लिए क्या होता है, विरामावस्था में v बराबर आपके क्या होगा, 0। तो v बराबर 0 को जब आप सोल्व करोगे तो 3 - 3 sin 3t बराबर 0, यानी t का मान क्या आ गया, π/6। यानी इतने सेकंड में ये विरामावस्था में आ जाएगा। तो इतने समय में दूरी निकाल लो, तब t बराबर π/6 पर दूरी ये आ जाएगी x बराबर 3 × π/6 प्लस कोस π/2। तो दोस्तों कोस π/2 तो 1 हो गया और ये आ गई आपके x बराबर π/2। ये आंसर आ गया। क्लियर। तो क्लियर भाई, आपको x दे रखा है और मतलब दूरी दे रखी है और वेग और त्वरण पर अलग अलग सवाल पूछता जा रहा है। आप हमेशा ये काम करो कि वेग निकाल लो अवकलन करके, और वेग का अवकलन करके त्वरण निकाल लो। वेग और त्वरण तो हो गए तैयार। उसके बाद अगर ये बात करता है विरामावस्था की, जैसे अगर ये कहता है कि विरामावस्था में आने से पूर्व। अब स्टूडेंट हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6th वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 6th जो क्वेश्चन है ये अगेन एक समीकरण दे रखी है, x और t में एक समीकरण दे रखी है, और आपको ये वह समय अंतराल ज्ञात करना है जिसमें कण का वेग तो ऋणात्मक हो और त्वरण हमेशा क्या हो, धनात्मक हो। क्लियर। तो सबसे पहले आप वेलोसिटी निकाल लो। यह आ जाएगा 3t² -12t और -15, और अगर आप त्वरण निकालते हो तो यह आ जाएगा 6t और -12। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर v पॉजिटिव होने पर यह कह रहा है ना कि भाई वह समय बताओ जब v क्या हो आपके, नेगेटिव हो। तो v नेगेटिव होने पर समय अंतराल जिसमें वेग ऋणात्मक हो तो वेग ऋणात्मक लेंगे तो v क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी 3t² -4t -5 <0, और जिसके गुणनखंड हो रहे हैं t+1 और t-5, t+1 और t-5 <0। तो दोस्तों यहां पर -1 <t और क्या आएगा आपके 5 आएगा। ये आंसर आ गया। यानी t का मान आपके -1 से लेकर 5 तक होगा ना, तब आपके त्वरण क्या, वेग क्या होगा, ऋणात्मक होगा। लेकिन एक ध्यान देने की बात है, समय कभी भी ऋणात्मक होता है क्या, नहीं होता है। तो आपको ऑप्शन में ऐसा दिखेगा ही नहीं, आप गलती करके आ जाओगे। आपको ऑप्शन में ऐसा दिखेगा 0 <t 5 सिंस t नेगेटिव नहीं होता है। तो ये आपका सही आंसर होगा। क्लियर। तो यानी t का मान जब 0 से 5 तक होगा ना, तो वेग आपकी क्या होगा, नेगेटिव होगा। रख के देख लो, t बराबर आप 1 रखो तो ये तो -27 और ये +3, तो भारी पड़ेगा ना। क्लियर। यानी आपके वेग ऋणात्मक इस रेंज में होगा। अब आपको त्वरण बताना है। तो त्वरण कब पॉजिटिव होगा, ऐप पॉजिटिव लेने पर। ऐप पॉजिटिव कब होगा, जब आपके ऐप >0 होगा। यानी 6t - 12 <0, t का मान क्या हो, 2 से बड़ा हो। अब 2 से बड़ा कितना, आप ये कह रहा है कि वह अंतराल ज्ञात करो जिसमें वेग तो ऋणात्मक हो और त्वरण क्या हो, धनात्मक। तो वह जो अंतराल आया वो इस प्रकार आया, 0 से लेकर 5। इसमें आपके v क्या आ गया, v नेगेटिव है। v क्या हो गया आपके, नेगेटिव। और अब आपको बताना है कि
इस अंतराल के कौन से हिस्से में आपके त्वरण जो है पॉजिटिव आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर t ग्रेटर देन आपके क्या आ गया 2 आ गया ना, यानी अब 2 से लेकर आगे तक, तो आगे तक कहाँ तक 5 तक, इसमें आपके ऐप क्या होगा, ये ऐप आपके पॉजिटिव होगा। क्लियर, यानी आपके ये आ जाएगा t 0 से 2 से 5 के बीच में क्या होगा पॉजिटिव होगा। क्लियर, तो आंसर तो नॉर्मली आ गए थे, लेकिन इसकी ये लाइन इंपॉर्टेंट है और इसकी ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। क्लियर, अब अगला सवाल देखिए आप, यदि वेग v सेंटीमीटर प्रति सेकंड और विस्थापन s सेंटीमीटर से दर्शाया जाए और v बराबर 10 प्लस s अपॉन 15 से दिया जाए, तो s बराबर 900 पर त्वरण निकालना है। s बराबर 900 पर त्वरण निकालना है। v देर का तो त्वरण तो हम निकाल लेंगे, तो त्वरण कैसे निकालोगे, dv अपॉन dt, ऐप आपके हो जाएगा dv अपॉन में dt। तो दोस्तों dv अपॉन dt करोगे तो 10 का तो 0 हो जाएगा और 1 अपॉन में 15 ds अपॉन में dt। क्लियर, अब आप त्वरण निकालना चाह रहे हो, त्वरण आपने फटाफट अवकलन भी कर दिया। अब अगर आपके पास ds अपॉन dt है तो रख दो फटाफट और हो जाएगा काम। तो s आपके t के फलन में है क्या, नहीं है, तो आप यहाँ पर ऐप तो निकाल ही नहीं पा रहे हो। तो ds अपॉन dt v नहीं होता है क्या, तो दोस्तों यहाँ पर f बराबर ये हो जाएगा 1 अपॉन में 15 और ये क्या हो जाएगा आपके v हो जाएगा, और v आपके इन टर्म ऑफ s दे भी रखा है, तो आपके आ जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन में 15 और ये रिजल्ट आ जाएगा 10 प्लस s अपॉन में 15, पुट s इक्वल में 900। आप 900 अगर इसमें रखते हैं तो ये रिजल्ट आपके आ जाएगा 1/15 और 10 900 और ये आ जाएगा तो 70 अपॉन में 15, 5 से ये कट जाएगा 14/3 मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो दोस्तों ये आपके 7th वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे और अब मैं ले रहा हूं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम मिलते हैं। अब स्टूडेंट फिर से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक कण सरल रेखा के अनुदिश इस प्रकार गति करता है। एक कण सरल रेखा में इस प्रकार गति करता है कि उसका एक निश्चित बिंदु से विस्थापन x, निश्चित बिंदु से विस्थापन x t की पावर n के समानुपाती, यानी यहां पर आपको ये दे रखा है कि x समानुपाती है t की पावर n, यानी x बराबर आप k t की पावर n कह सकते हो। क्लियर, यदि उस समय कण का वेग v और त्वरण को f से लिखा जाए तो हमें ये प्रूव करना कि v स्क्वायर बराबर nfx अपॉन n माइनस 1 आ गया। बिल्कुल सिंपल रिलेशन है, कोई खास बात नहीं। आप x है आपके पास, f निकाल लो, v निकाल लो। v तो क्या आ जाएगा आपके k n t की पावर n माइनस 1 और f क्या आ जाएगा k n n माइनस 1 और t की पावर में n माइनस 2। क्लियर, तो यहाँ पर जो प्रूव करना है उसमें आप लोग LHS ले लो। v स्क्वायर बराबर आपके क्या आ जाएगा k स्क्वायर n स्क्वायर t की पावर n माइनस 1 और n f x, ये जो RHS है इसकी वैल्यू भी आप निकाल लो, n f x अपॉन में n माइनस 1। तो f की वैल्यू रखो आप k n इंटू n माइनस 1 t की पावर n माइनस 2, x की वैल्यू रखो k t की पावर में n और अपॉन में आपके क्या आ जाएगा n माइनस 1, n माइनस 1 से n माइनस 1 कट जाएगा, तो ये स्थिति आ गई आपके n स्क्वायर k स्क्वायर t की पावर में 2n माइनस 2 और बिल्कुल आपके v स्क्वायर भी 2n माइनस 2 ही है। v का स्क्वायर करेंगे ना तो k स्क्वायर n स्क्वायर और t की पावर भी 2n माइनस 2 है। ये रिजल्ट आपके बराबर आ गया, बस सिंपल सा लॉजिक। क्लियर, अगर आप ये सोचते हैं कि सर ये तो सिद्ध करने वाला सवाल है, ये थोड़ी आएगा, अरे भाई सिद्ध करना तो नहीं आएगा, लेकिन ये तो पूछा जा सकता है ना कि कौन सा रिलेशन ट्रू होगा, तो रिलेशन ऐसे चेक कर सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। एक कण सरल रेखा में s बराबर इस समीकरण के अंतर्गत गतिशील है, ABC कांस्टेंट है, t समय है। यह ज्ञात है कि, यानी ये दे रखा है कि t बराबर 1 सेकंड पर कण की जो स्थिति है s बराबर 7 पर है, यानी t बराबर 1 रखने पर s बराबर क्या आएगा 7
और t बराबर 1 पर v बराबर क्या दे रखा है 7 और t बराबर 1 पर त्वरण क्या दे रखा है आपको 12 है। तो ABC निकालने हैं। देखो यहाँ पर S आपको दे रखा है, आप वेलोसिटी अगर निकालते हो तो ये 3t स्क्वायर 2at और प्लस का b, और अगर आप त्वरण निकालते हो तो 6t और प्लस का क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। 8t इक्वल्स टू 1, 8t इक्वल्स टू 1। देखो अगर मैं सबसे पहले s की बात करूं तो s बराबर आपको क्या दे रखा है 7, s इक्वल्स टू आपको क्या दे रखा है 7 दे रखा है, यानी अगर आप 1 रखते हो तो 1 प्लस a प्लस b प्लस c बराबर 7, यानी a प्लस b प्लस c की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। क्लियर। एंड 8t इक्वल्स टू 1, वेलोसिटी कितनी देर की 7, तो इसमें रख दो आप 3 प्लस 2a प्लस का b बराबर में 7, यानी 2a प्लस b बराबर क्या आ जाएगा आपके 4 आ जाएगा। क्लियर। और 8t इक्वल्स टू 1, ऐप कितना आ जाएगा देखो, ऐप बराबर आपको दे रखा है 12, यानी 6 प्लस 2a बराबर में आपको दे रखा है 12, तो a बराबर आपके आ जाएगा 3, a बराबर क्या आ गया 3 आ गया। तो दोस्तों a का मान तो आ गया, अब a का मान अगर आप इसमें रखते हो तो b का मान आपके कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। क्लियर। तो इसको हम यहां लिख देते हैं समीकरण 1 2, a इक्वल्स टू 3 इक्वेशन सेकंड में अगर आप पुट करते हैं तो ये b का मान आ जाएगा -2, और a इक्वल्स टू 3 और b इक्वल्स टू -2 इक्वेशन अगर फर्स्ट में पुट करते हैं तो आपके a की वैल्यू भी आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, a प्लस b प्लस c बराबर में 6, तो c का मान आ जाएगा आपके 5, ये abc का मान आ गया। क्लियर। तो 2 क्वेश्चन इस तरीके से भी हमने कर लिए, ABC का मान पूछ रहा है। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको केवल a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 आते ही पहले चेक करना कि देखिए a b और c इनका योगफल 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 3 और 5 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6 आ जाएगा, संतुष्ट भी करवा सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वेगों पर समांतर चतुर्भुज का नियम, बलों पर समांतर चतुर्भुज का नियम लगाया था, अब किस पर लगा रहे हैं वेगों पर लगा रहे हैं। बल और वेग में आप बहुत ज्यादा फर्क मत समझो, आपने किसी गाड़ी को धक्का लगाया तो एक तरीके से वेलोसिटी जनरेट हुई ना, तो वेलोसिटी जनरेट किससे हुई बल से ही तो हुई, तो बल का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आपके बल को आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया वेलोसिटी में। तो इसके जो रूल्स है ना फंडामेंटल भी बहुत हद तक सेम ही होंगे, और वो की वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं जो 207B में मैंने की थी, बलों का संयोजन और वियोजन लिया था ना, वो का वही लेने वाला हूं। देखो कैसे, बलों का वेगों का संयोजन और वियोजन, जिसमें मैं वेगों का समांतर चतुर्भुज नियम लगा रहा हूं किस पर संयोजन पर, वेगों का संयोजन किया जा रहा है। आपको यहां पर 2 अलग अलग वेलोसिटी दे रखी है u और v, जो अल्फा एंगल पर कार्यरत है, इन दोनों का परिणामी कैपिटल v है जो थीटा एंगल पर u से थीटा एंगल पर कार्यरत है। क्या कह रहा हूं मैं, u और v 2 वेग आपस में अल्फा कोण पर कार्यरत है, आपको यहां पर इसका परिणामी कैपिटल V निकालना है और कैपिटल V की दिशा निकालनी है, गिवन ओनली स्मॉल u स्मॉल v एंड अल्फा ही है। तो कैसे निकालेंगे, देखो एक कण पर 2 वेग u और v क्रियारत अल्फा कोण पर क्रियाशील है, तब इनका परिणामी OC होगा जो थीटा कोण पर होगा, और वो कैसे निकालेंगे आप, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर 2v कोस अल्फा से। देखो ना p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा नहीं था क्या, सेम वही तो सिस्टम है। तो ये तो हो जाएगा कैपिटल V, और ये जो दिशा ना थीटा, ये आप कैसे निकालेंगे, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स v साइन थीटा अपॉन में u प्लस v कोस थीटा। देखो v साइन थीटा अपॉन में u प्लस v कोस थीटा कैसे आया जो मैं आपको बताता हूं। देखो ये मैं एक समांतर चतुर्भुज बना रहा हूं। क्लियर।
जिसमें ये तो आपके u वेलोसिटी है और ये आपके v वेलोसिटी है, और ये इसका परिणामी है, ये इसका परिणामी है, ये कैपिटल V है आपके। अब आपको यहां पर थीटा एंगल निकालना है, तो थीटा एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा देखो ये अगर स्मॉल v है ना तो ये भी आपके स्मॉल v होगा। क्लियर। अब हम एक काम कर रहे हैं दोस्तों कि यहां से एक सरल रेखा खींच रहे हैं जो इसके समानांतर है बिल्कुल। ये एक सरल रेखा को मैंने आगे बढ़ाया और इस सरल रेखा पर मैंने इस बिंदु से लंब डाल दिया। ये हो गया आपके O, A, B, C और D। क्लियर। अब देखो आप, ये पूरा एंगल अगर अल्फा है ना तो ये एंगल भी आपकी क्या होगा, अल्फा होगा, ये एंगल अल्फा होगा। अब देखो अगर ये V है, अगर आपको मैं कहूं कि CD निकालो तो लंब बटेवा कर्ण, लंब बटेवा कर्ण बराबर क्या होता है, साइन अल्फा होगा ना। तो ये CD जो है वो हो जाएगा आपके V साइन अल्फा, और ऐसे ही ये क्या हो जाएगा आपके V कोस अल्फा हो जाएगा। क्लियर। तो देखो यहां पर अब आप इस OCD त्रिभुज पर नजर डालो और इसमें अगर मैं आपको ये कहूं कि टेन थीटा निकालो तो आप क्या करोगे, लंब यानी V साइन अल्फा अपॉन में आधार यानी U प्लस V कोस अल्फा। तो यही तो मैंने लिखा है, थीटा बराबर टेन इनवर्स V साइन अल्फा, V साइन अल्फा। बढ़िया रहा, एक काम तो बढ़िया किया, V साइन अल्फा अपॉन में U प्लस V कोस अल्फा। क्लियर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V साइन अल्फा अपॉन में U प्लस V कोस अल्फा। क्लियर। ये परिणामी की दिशा हो जाएगी। अच्छा, दो बलों का अधिकतम वेग, दो वेगों का अधिकतम रिजल्ट क्या होगा, U प्लस V। न्यूनतम कितना होगा, U माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो, U माइनस V। क्लियर। जैसे कि आप समझो कि पानी भी उसी दिशा में बह रहा है, आप भी उसी दिशा में तैर रहे हो, तो U प्लस V मैक्सिमम होगा। पानी उधर से बह रहा है और आप अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, तो ये न्यूनतम वेग होगा। क्लियर। अब आ जाओ आप वेगों का संयोजन। इसमें तो हमने क्या किया, दो वेग दे रखे थे उसका संयोजन किया हमने। अब हम वियोजन कर रहे हैं, यानी अब आपको कैपिटल V दिया होगा और आपको U और V निकालना होगा। वेगों का वियोजन, रिजोल्यूशन ऑफ वेलोसिटी, जिसमें एक तो ओब्लिक ले रहे हैं, तिर्यक वियोजन। यदि कैपिटल V वेग के OA, कैपिटल V वेग के OA और OB दिशा में घटक हमें निकालने हो, कैपिटल V वेग के हम OA और OB दिशा में क्या निकालना चाहते हैं, घटक, और वो घटक जो है V वेग से अल्फा और बीटा कोण पर बने हुए हैं। यानी आपको अल्फा एंगल पर U वेलोसिटी, इस कैपिटल V के दो घटक निकालने हैं, एक तो अल्फा एंगल पर और एक बीटा एंगल पर। तो कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला सेम वही है जो हमने पहले काम में लिया था। यहां पर R आता था, P बराबर R साइन अल्फा अपॉन साइन, अब उसकी जगह UV ले रहा है और कुछ नहीं। देखो अगर आपको U निकालना है, U आपके क्या आ जाएगा, R यानी कैपिटल V साइन बीटा अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा, और अगर V निकालना है तो V साइन अल्फा अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा। क्लियर। ये आपके U और V दो घटक हो गए तिर्यक रेखा में। अब समकोणिक वियोजन भी आप कर सकते हो, जैसे कैपिटल V का आप इस OA दिशा में और OB दिशा में समकोणिक वियोजन करना चाहते हो। समकोणिक वियोजन में ये क्या होता है, ये 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह आप 90 रख दो, तो U बराबर आपके क्या हो जाएगा, V साइन बीटा, ये V साइन बीटा, और ये आपके क्या हो जाएगा, कोस बीटा। सेम वही लॉजिक है। देखो भाई आपके ये जो एंगल है ना, ये 90 माइनस अल्फा हो गया ना, आप तो तिर्यक वाले से ही काम में ले लो। तिर्यक वाला अगर मैं आपको ये कहूँ कि कैपिटल V निकालो, आप क्या करोगे, आप एक काम करोगे, V साइन अल्फा अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा, यही तो करोगे। तो अल्फा प्लस बीटा 90 हो गया, और स्मॉल v किसके बराबर होगा, V साइन अल्फा के। तो दोस्तों वैसे लंबवत घटक तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, U बराबर क्या हो जाएगा, V कोस अल्फा, और V बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल V साइन अल्फा। क्लियर। अब इस पर आधारित क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और पहला ही सवाल है कि 4 मीटर प्रति सेकंड एवं 8 मीटर प्रति सेकंड की 4 मीटर प्रति सेकंड और 8 मीटर प्रति सेकंड के दो वेग
यानी आपको दो वेलोसिटी दे रखी है u और v। दो वेगों के मध्य कोण 90 डिग्री का है। इनके बीच जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का एंगल है। एक तो आपको दे रखा है 4 और एक दे रखा आपको 8 और दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो इनका रिजल्टेंट आपको निकालना है। इनका जो परिणामी वेग है कैपिटल V, ये भी हमें फाइंड करना और उसकी दिशा भी हमें बतानी है। तो कैपिटल V तो फटाफट आ जाने वाला, देखो कैसे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और 2uv कोस एल्फा। तो एल्फा का मान 90 है, तो यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 64 और 16, ये तो हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपके 64। तो v बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 80, जिसको आप 4 अंडर रूट 5 लिख सकते हो। क्लियर? ये आ गया आपके मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड क्या निकाल लिया आपने? परिणामी वेग निकाल लिया। अब आप परिणामी की दिशा निकालो। ये रिजल्टेंट आपके परिणामी v की दिशा, v की दिशा थीटा क्या होगी? थीटा की दिशा, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स क्या आएगा? v साइन एल्फा। ये फॉर्मूला v साइन एल्फा, ये v और दोनों के बीच में जो कोण होता है v साइन एल्फा अपॉन में u और साइन एल्फा प्लस बीटा। क्लियर? और एल्फा प्लस बीटा अगर मान लो अलग अलग नहीं दे रखा, u कोस एल्फा, गलती हो गई मेरे से, थीटा बराबर टेन इनवर्स v साइन एल्फा अपॉन में u प्लस v कोस एल्फा। क्लियर? अब देखो यहां पर v की पोजीशन v साइन एल्फा अपॉन में u प्लस v कोस एल्फा, तो यहां पर वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो v की जगह तो आ जाएगा आपके 8 और ये हो जाएगा साइन 90 अपॉन में 4 प्लस v कोस 90। कोस 90 तो जीरो हो जाएगा, v की जगह 8 रख दो, ये हो जाएगा कोस 90, तो कोस 90 तो जीरो हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके टेन इनवर्स 2। तो ये टेन इनवर्स 2 जो आंसर आया ना, ये कौन से वाले एंगल से, कौन से वाले कोण से, कौन से वाले वेग से आया? कि परिणामी जो है चार u वाले जो वेग है उससे थीटा बराबर टेन इनवर्स 2 कोण बनाता है। क्लियर? हो सकता है कि वो 8 से पूछ ले, तो 8 से पूछ ले तो फिर आप 90 माइनस दिस कर लेना। क्लियर? जिसको आप कोट इनवर्स 2 या टेन इनवर्स 1/2 भी कह सकते हैं, ध्यान रहे। अतः कैपिटल V 4 से थीटा बराबर टेन इनवर्स 2 कोण पर है, बस। और अगर कैपिटल मतलब 8 से कितना है तो ये आ जाएगा 90 माइनस टेन इनवर्स 2, जिसको आप कोट इनवर्स 2 लिख सकते हो, जिसको आप टेन इनवर्स 1/2 भी लिख सकते हो। क्लियर? तो ये तो सारे ट्रिग्नोमेट्री के यूजेज हैं। अब मैं बढ़ता हूं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दो वेग जिनके परिणामी दो वेगों के परिमाण का अनुपात दे रखा है 3:5 है, यानी वेलोसिटी जो है उनका रेशियो दे रखा है। तो मैं मान लेता हूं कि u बराबर 3k और v बराबर 5k और इनका जो रिजल्टेंट है कैपिटल V वो आपको कितना दे रखा है 35। यदि दोनों बलों के मध्य, यदि दोनों के मध्य 60 डिग्री का कोण हो तो प्रत्येक वेग का आपको परिमाण निकालना है, यानी u और v पूछ रहा है आपको, एक वेलोसिटी दूसरी वेलोसिटी, ये आपके u और ये आपके v और ये आपके रिजल्टेंट कैपिटल V और इनके बीच में जो एंगल दे रखा है वो 60 डिग्री का दे रखा है। आपको क्या निकालना है? यहाँ पर u भी निकालना है, v भी निकालना है। तो रिजल्टेंट दे रखा ना, तो ये हो जाएगा आपके 35 का स्क्वायर बराबर 9k स्क्वायर प्लस 25k स्क्वायर प्लस में 2 3k 5k और कोस 60। क्लियर? तो दोस्तों इन दोनों को इधर लाओ, तो 35, हाँ ठीक है उधर रहने दो, ये कितना हो जाएगा 34k स्क्वायर और ये हो जाएगा 30k स्क्वायर और इसका मान हो जाएगा 1/2 15, तो ये आ जाएगा 49k स्क्वायर और इधर आ जाएगा आपके 35 का स्क्वायर।
तो k स्क्वायर बराबर आ जाएगा 35 स्क्वायर अपॉन में 7 का स्क्वायर, तो k का मान आ जाएगा आपके 5। k का मान कितना आ गया? 5 आ गया। तो k का मान 5 आ गया, तो u बराबर आपके कितना आ जाएगा? 3 × 5 यानी 15 मीटर प्रति सेकंड। और v कितना आ जाएगा आपके? तो v कितना? 5k, तो 5 × 5 यानी 25 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? तो दोस्तों इस बार u और v के अनुपात दे रखे थे, रिजल्टेंट बता रखा था, दोनों के बीच में कोण दे रखा था, थीम सेट करो, क्वेश्चन हो जाएगा। केवल 2 से तीसरा फॉर्मूला तो है ही नहीं आपके। यदि u और v वेग के मध्य अल्फा इस प्रकार कार्यरत है कि इनका परिणामी वेग u है। यहां तक हमने लाइन को पढ़ा है और इस पर हम काम कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि u और v वेलोसिटी दोनों के बीच में एंगल कितना है आपके? अल्फा है। क्लियर? और इनका रिजल्टेंट जो है ना कैपिटल V, वो किसके बराबर है? u के बराबर है। क्लियर? तो यहां पर आपके क्या आ जाएगा? देखो u स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2uv कोस अल्फा, इससे ये कट जाएगा, तो v प्लस 2u कोस अल्फा बराबर आपके क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये समीकरण 1 आ गई। क्लियर? अब आगे की लाइन क्या है दोस्तों? सिद्ध कीजिए कि u को 2u से अगर चेंज कर दिया जाए, अगर u को हम क्या बना देते हैं? 2u, तो अब जो परिणामी होगा वो v से समकोण बनाएगा। तो अब सेकंड जो स्थिति है उसमें हम क्या कर रहे हैं? देखो u को तो किससे रिप्लेस कर देते हैं? 2u से, और v को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। अब आपके जो परिणामी है ना कैपिटल V, ये आपके हो जाएगा माना कि v डैश। अब मैं डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये इनका रिजल्टेंट है v डैश। क्वेश्चन क्या कर रहा है? u को 2u से और v को अगर v रहने दें तो नया जो परिणामी होगा ना वो v से समकोण बनाएगा, यानी परिणामी और v के बीच में कोण निकालना है, यानी थीटा जो है कहां पर निकालना है? परिणामी और v के बीच में। दोस्तों यहां पर एक बात बताओ, कोण निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना अपने थीटा, थीटा जो है वो कहां पर होता है? इस कोण और इसके बीच में। नॉर्मली हम जिसके बीच में थीटा निकालना चाहते हैं उसको यहां पर रखते हैं। तो अभी आपको यहां पर क्या बताना है कि 2u v और v डैश के बीच में 90 डिग्री का कोण है, यही तो बताना। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नया जो परिणामी है v के लंबवत होगा। तो एक काम करो, समझदारी का काम ये है कि v को यहां रखो आप नीचे, जिसके बीच में कोण निकालना उसको यहां रखो आप। तो देखो मैं इसको v रख रहा हूं, अब ऐसी कोई जरूरी तो नहीं क्यों रखा सर, ऊपर ही रखते ना, ऊपर ही अच्छा लग रहा है। अरे भाई मेरी मर्जी, क्या दिक्कत है? जरूरी थोड़ी इसका ठेका थोड़ी दे रखा। क्लियर? अच्छा, दोनों जो एंगल है वो अल्फा कोण पर कार्यरत है, और इसको मैं मान लेता हूं थीटा, इसको हम क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। क्लियर? डायग्राम से क्लियर बात हो गई। अब हम यहां पर थीटा निकाल लेते हैं। अगर थीटा बराबर 90 आ गया तो हो जाएगा ना कि नया जो परिणामी है v से समकोण पर है। क्लियर? तो यहां पर आ जाएगा आपके थीटा बराबर tan इनवर्स 2u cos अल्फा 2u sin अल्फा अपॉन में v प्लस 2u cos अल्फा, और बराबर क्या आ जाएगा? सॉरी, ये रिजल्ट आ गया। अब देखो समीकरण 1 से बाय इक्वेशन फर्स्ट, अगर आप इसकी जगह 0 रखोगे तो थीटा बराबर आपके tan इनवर्स 2u sin अल्फा अपॉन में 0 आ जाएगा, और थीटा बराबर क्या आ गया? π/2। इसका मतलब हमने सिद्ध कर दिया कि v डैश v से 90 डिग्री कोण पर है, 90 डिग्री कोण पर है। क्लियर? अब स्टूडेंट आपके सामने 17 वाला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। अच्छा सवाल है ये भी। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से तैर सकता है, यानी एक व्यक्ति जो है वो स्थिर जल में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तैर सकता है। और वह क्या कर रहा है? वह व्यक्ति 3 मीटर प्रति सेकंड
के वेग से बहने वाली नदी को पार करना चाहता है, वो व्यक्ति एक नदी को पार करना चाहता है जिसका वेग 3 मीटर प्रति सेकंड है, वह किस दिशा में तैरे जिससे वह ठीक सामने पहुंच जाए। यदि नदी की चौड़ाई 200 मीटर है तो नदी को पार करने में लगा समय भी निकालो। तो ये बात तो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल का काम तो आप यहां तक का करिए। कि आपको दे क्या रखा है, व्यक्ति का वेग दे रखा है और नदी का वेग दे रखा है। मान लो ये नदी जो है ना इस दिशा में बह रही है, इस दिशा में बह रही है, तो इस दिशा में इसका वेग कितना है, 3 मीटर प्रति सेकंड का है। मान लो व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है, इस जगह है व्यक्ति। अब व्यक्ति को पहुंचना है बिल्कुल जस्ट सामने, जस्ट सामने, यही तो कह रहा है वह किस दिशा में तैरना शुरू करे जिससे कि ठीक सामने पहुंच जाए। एक बात बताओ, अगर नदी बहती हुई नहीं होती, पानी बिल्कुल ठहरा हुआ होता, इसी दिशा में तैरता और इसी दिशा में पहुंच जाता बिल्कुल सामने, लेकिन नदी बह रही है, अगर वो ऐसे ही तैरना शुरू कर देगा बिल्कुल सामने देखकर, तो वो जाएगा तो इधर और निकल जाएगा आगे के। क्लियर? तो उसको पहले ही हिसाब लगाना पड़ेगा कि यार मैं इस दिशा में तैरूं ताकि मेरा जो पॉइंट है बिल्कुल फ्रंट पर आ जाए। तो आपको यहां पर गिवन कंडीशन क्या है ये आप लोग देखो। यहां पर नदी का जो वेग है वो तो इधर है, ये तो नदी का वेग है, कितना दे रखा है, 3 मीटर का। क्लियर? और आपको किस दिशा में तैरना है, आपको ऐसी दिशा में तैरना है जिससे कि आपका जो रिजल्टेंट है ना वो बिल्कुल इस पर पहुंच जाए। तो मान लो व्यक्ति ने इस दिशा में तैरना प्रारंभ किया, ऑब्वियसली इस दिशा में ही तैरेगा तभी तो काम चलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? और ये वेलोसिटी, अगर व्यक्ति इस तरफ तैर रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी वो कितनी है, 5 है। u बराबर कितना, नदी का वेग कितना है, 3 हो गया। क्लियर? हम चाहते क्या है, हम ये चाहते हैं कि व्यक्ति जो है इस दिशा में पहुंचने की जो दिशा, रिजल्टेंट ये रहना चाहिए भाई, तैरने की दिशा ये रखेगा तो रिजल्टेंट ऑब्वियसली सामने आ जाएगा। क्लियर? अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको ये बताना कि ये जो एंगल है ना वो क्या रखना चाहिए। अगर व्यक्ति नदी की दिशा में ही तैरता है तो 0 डिग्री पर तैर रहा है, और अगर मान लो नदी के लंबवत तैरता है तो 90 डिग्री में। तो आपको जो दिशा है ना वो कहां से लेनी है, नदी के बहाव की दिशा से लेनी है। देखो अगेन आप पढ़ लो कि एक व्यक्ति का जो वेग है वो 5 मीटर प्रति सेकंड का है, नदी का वेग 3 मीटर प्रति सेकंड का है। व्यक्ति को इस प्रकार तैरना है जिससे कि वो व्यक्ति को किस दिशा में तैरना चाहिए जिससे कि उसका रिजल्टेंट बिल्कुल सामने आए। तो दोस्तों यहाँ पर ये तो हो गया, मान लो O पॉइंट, ये U हो गया और ये V हो गया। मानना कि ये एंगल अल्फा है, ये एंगल हम क्या मान लेते हैं, अल्फा। और ये एंगल तो ऑब्वियसली 90 डिग्री का ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि रिजल्टेंट को बिल्कुल सामने रखना है आपको। क्लियर? तो बस ये काम हो गया आपका। अब आप निकाल लो जो अल्फा निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर एक तो थीटा पता है, एक आपको U और V पता है। तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है ना, सिंस टेन थीटा बराबर क्या होता है, V साइन अल्फा अपॉन में U प्लस V कोस अल्फा, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? अब यहां पर थीटा की जगह तो आपको क्या दे रखा है, 90 डिग्री, U बराबर दे रखा है 3 और V बराबर आपको दे रखा है 5। क्लियर? U का मान तो दे रखा है 3 और V का मान क्या दे रखा है, 5। तो यहां पर 10 90 बराबर आ जाएगा 5 साइन अल्फा अपॉन में 3 प्लस 5 कोस अल्फा, क्योंकि ये आपके 1/0 होगा। 5 साइन अल्फा अपॉन में 3 प्लस 5 कोस अल्फा। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हो तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके 3 प्लस 5 कोस अल्फा बराबर 0। यानी कोस अल्फा का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 3/5। यानी अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स 3/5 आ जाएगा। यानी व्यक्ति को इस कोण पर तैरना चाहिए। ये कोण हमने निकाल लिया। फर्स्ट आंसर आपका कंप्लीट हुआ, जिसमें किस दिशा में तैरे, तो अल्फा एंगल पर तैर रहा ना व्यक्ति, तो अल्फा एंगल आपके आ गया। अब आप दूसरा काम कर रहे हो, आपको नदी की चौड़ाई दे रखी है 200 मीटर, तो इसको पार करने में लिया गया समय निकालना है। सेकेंड पार्ट, नदी पार करने में लगा समय।
नदी पार करने में समय निकालना है। कैसे निकालोगे ये समय? तो दोस्तों यहां पर समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटेवा चाल। तो दूरी तो इसने बता दी 200 है, और चाल आपको निकालनी होगी। चाल कौन सी? बी, कैपिटल बी। क्लियर? तो दोस्तों यहां पर दूरी तो है 200 मीटर, और चाल जो है वो कैपिटल वी हो जाएगी, जिसको आप कैसे निकालोगे? अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2uv कोस एल्फा से। तो ये वैल्यू आप रख दो। u का मान तो आपके कितना? यू स्क्वायर तो हो जाएगा 9, वी स्क्वायर हो जाएगा 25, 2 इंटू 3 इंटू 5, और कोस एल्फा का मान जो है माइनस का 3/5 है, तो इससे ये कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये 34 में कितना जाएगा? 18, तो ये 16 रह जाएगा। तो v बराबर आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। तो समय पार करने में लिया गया समय आ जाएगा दूरी बटेवा चाल, यानी ये आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा ये आपके? 50 सेकंड। ये इसका आंसर है। क्लियर? ये इस टाइप के जो नदी को पार करने के जो क्वेश्चन होते हैं ये भी काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। छोटी क्लासों में तो केवल यही पूछता है कि भाई नदी भी इस दिशा में बह रही है, व्यक्ति भी इस दिशा में बहने लग जाए तो परिणामी वे क्या हो? तो दोनों को जोड़ दो, अगर अपोजिट में हो तो दोनों को घटा दो। क्लियर? लेकिन हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसी प्रकार का है। एक तैराक जो है शांत पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है, और वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहने वाली नदी को पार करना चाहता है। तो उस नदी को पार करने की दिशा उसको क्या रखनी चाहिए, जबकि वह प्रारंभिक बिंदु के ठीक सामने पहुंचना चाहता है? ये व्यक्ति यहां पर है और यहां पर पहुंचना चाहता है, और नदी की जो चाल है ना वो इस तरफ है, मान लो इस तरफ है। तो कितनी है ये? तो u बराबर आपको दे रखी है 2। व्यक्ति को किस दिशा में चलना चाहिए जिससे कि वो बिल्कुल सामने पहुंच जाए? तो व्यक्ति को इस तरफ चलना चाहिए, यानी माना कि ये एंगल इसका कितना है? अल्फा है। ये एंगल कितना है? अल्फा है। और ये एंगल कितना है? तो ये 90 है। और v बराबर कितना है? व्यक्ति की चाल कितनी है? तो 4 है। क्लियर? तो दोस्तों यहां पर ये कह रहा है कि किस एंगल पर उसको किस दिशा, उसके तैरने की दिशा ज्ञात कीजिए। तैरने की दिशा जो है अल्फा वो निकालनी है, जबकि वो बिल्कुल सामने पहुंचना चाहता है। तो दोस्तों अब तो ये क्वेश्चन आप लोग ही कर लेना ना यार, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं। क्लियर? प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। अगला सवाल देखो, 80 मीटर प्रति सेकंड के वेग के दो घटक इससे 30 डिग्री और 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई रेखाओं की दिशा में निकालने हैं। आपको यहां रिजल्टेंट दे रखा, देखो ये कितना दे रखा है? कैपिटल V बराबर दे रखा है 80 मीटर का। कैपिटल V कितना दे रखा है? 80 मीटर दे रखा है। क्लियर? अब आपको यहां पर इससे तो 30 डिग्री का और इससे 45 डिग्री का कोण बनाने वाले। एक कोण तो आपको कितना दे रखा है? अल्फा बराबर दे रखा है 30, और एक आपको बीटा कितना दे रखा है? तो बीटा बराबर दे रखा आपको 45। क्लियर? 30 और 45 पर झुकी हुई रेखाओं की दिशाओं में आपको वेग निकालना है। आपको एक तो u निकालना है, एक आपको v निकालना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है क्या? u आप कैसे निकालेंगे? तो v साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा। तो u बराबर आ जाएगा v का मतलब 80 साइन 45 अपॉन में साइन 30 प्लस 45। अब 30 प्लस 45 को मैं अलग सोल्व कर रहा हूं। देखो साइन 30 प्लस 45 a प्लस b के फॉर्मूले से साइन a कोस b कोस a और साइन b। तो ये आ जाएगा आपके 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 अपॉन में 2 अंडर रूट 2। क्लियर? तो ये वैल्यू अगर आप यहां पर पुट करते हो तो 80 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2 साइन 45 का, और ये जो रिजल्ट है
ये कितना होगा आपके 1 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में 2 अंडर रूट 2। तो इसको पलट दो, 2 अंडर रूट 2 अपॉन में अंडर रूट 3 प्लस 1। तो देखो ये तो इसको काट देगा और अब ये हो जाएगा 160 बटेवा अंडर रूट 3 प्लस 1। तो अंडर रूट 3 माइनस 1 से अगर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा 160 अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन में 2, यानी u की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 80 अंडर रूट 3 माइनस 1। क्लियर? ऐसे ही आप v निकाल लो, ऐसे ही हम क्या निकाल लेते हैं v निकाल लेते हैं। तो देखो v बराबर आपके क्या आ जाएगा v साइन एल्फा अपॉन में साइन एल्फा प्लस बीटा। v का मान तो आपके कितना है 80 साइन 30 और ये आ जाएगा आपके साइन 30 प्लस 45। तो ये वैल्यू भी अगर आप रखते हैं तो ये आ जाएगा 80 1/2 2 अंडर रूट 2 अपॉन में अंडर रूट 3 प्लस 1। इसको ये काट देगा 80 अंडर रूट 2 और ये आ जाएगा आपके अंडर रूट 3 माइनस 1। इसका आपने परिमेयकरण भी यहीं करवा लो, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस 1। इससे अगर हम परिमेयकरण करवाते हैं तो ऊपर तो आ जाएगा आपके अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा 2। तो कितना आया फाइनली आंसर, तो 40 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 माइनस 1, ये वैल्यू है भाई। क्लियर? हो सकता है कि वैल्यू थोड़ी सी मुश्किल हो, लेकिन कैलकुलेशन के अलावा थीम तो बिल्कुल सिंपल, वो का वही काम है जो पहले करते आ रहे थे। बल के जो वियोजन किए थे ना, वैसे ही वेग के वियोजन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो कि एक कार सड़क के अनुदिश 18 किलोमीटर, एक कार सड़क के अनुदिश 18 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से गतिशील है। वही कार समझो, चाहे बहने वाली नदी जो है ना वो समझो। एक कार सड़क के अनुदिश 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गतिशील है। इसमें से एक वस्तु को 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से किस दिशा में प्रक्षेपित किया जाए कि इसका परिणामी वेग कार से 90 डिग्री का कोण बनाए। सेम वही क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किस दिशा में तैरे कि बिल्कुल सामने पहुंच जाए। तो यहां पर यह कह रहा है किस दिशा में प्रक्षेपित करेगी परिणामी वेग कार के लंबवत हो। तो ये एक वेलोसिटी तो आपको दे रखी u बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको दे रखी। और दूसरी जो वेलोसिटी है वो आपको 15 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है भाई, मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? और आपको ये बताना है कि ये एंगल कितना लेना चाहिए जिससे कि रिजल्टेंट 90 डिग्री पर जाए। रिजल्टेंट किस डिग्री पर जाए? 90 डिग्री पर। ये क्लियरली आपके बात समझ में बैठी कि नहीं बैठी? एक सड़क के अनुदिश 18 किलोमीटर की गति से कार चल रही है, इसमें से एक वस्तु को 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से किस दिशा में फेंका जाए, किस दिशा में फेंका जाए जिससे कि परिणामी वेग कार से 90 डिग्री का कोण बनाए। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर ये काम कैसे किया जाएगा, तो देखो u बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। और सबसे मेन प्रॉब्लम एक यहां पर भी है कि u और v जो है ना वो अलग अलग क्वांटिटी में। तो आप इसको मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलना चाहते हो तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और घंटे में आपके 60 × 60 सेकंड होते हैं। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपके कट जाएगा और 3 बार 2 बार, ये 3 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, फाइनली आ जाएगा u बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? 18 को आपने किस में बदल दिया? मीटर प्रति सेकंड में। ये u का नया मान आ गया। अब तो कुछ नहीं, यहां पर सेम वही प्रोसेस है, किस एंगल पर काम करना है। तो देखो tan थीटा tan 90 बराबर आपके क्या हो जाएगा? v साइन एल्फा अपॉन में u प्लस v कोस एल्फा। तो ये आपके 1/0 होगा ना, तो ये इधर आएगा तो 5 + 15 कोस एल्फा बराबर 0। तो कोस एल्फा बराबर -1/3। तो एल्फा का मान आ गया, देखो कोस इनवर्स -1/3। इस एंगल पर आपको प्रक्षेपित करना होगा, तब जाके इसका परिणामी 90 डिग्री पर जाएगा।
क्लियर। अब दोस्तों यहां पर 21वां क्वेश्चन। अब एक कण पर बहुत सारे जैसे बल लगते हैं ना, वैसे ही एक कण पर बहुत सारे वेग लग रहे हैं। एक कण 4 3 2 1 परिमाण वाले 4 वेगों के अंतर्गत गतिशील है। क्लियर। मान लो ये पार्टिकल यहां पर है, यदि पहले दूसरे के बीच में कोण, दूसरे तीसरे के बीच में, तीसरे चौथे के बीच में कोण दे रखा है, तो उनका रिजल्टेंट निकालना है और उसकी दिशा भी निकालनी है। कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले ये 4 वाला वेग एक्स एक्स की दिशा में बनाओ जानबूझ के। अब आप 3 वाला जो है ना, तो पहले और दूसरे के बीच में 30 डिग्री का कोण है, ये लगभग 30 डिग्री का बना लिया। ये तो हो गया 4, ये हो गया 3 वाला। अब दूसरे और तीसरे के बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो ये 90 डिग्री के कोण पर आपने बना लिया। ये तो हो गया 30 और ये हो गया आपके 90। कौन सा वाला बल है? ये 2 वाला। फिर उसके बाद में तीसरे और चौथे यानी 2 और 1 के बीच में 120 डिग्री का कोण है, तो ये आपके 90 और ये आपके हो जाएगा 120 और 120 240 लगभग यहां पर मान लो। क्लियर। ये वाला एंगल कितना दे रखा है? 240 का दे रखा है और ये 1 हो गया। आपको यहां पर रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो जैसे बल में नहीं निकाला था क्या, बहुत सारे बल एक साथ लगते हैं, तो सेम वही वाली स्थिति। ये आपके R हो गया और इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। तो आप सॉरी, ये तो हो गया आपके V और ये एंगल हमने मान लिया क्या? थीटा। तो अगर आपको परिणामी निकालना है तो आपको Vx और Vy निकालने होंगे। क्लियर। तो Vx कैसे निकालोगे? Vx बराबर 4 cos 0। इन सभी बलों का x एक्स के साथ बनने वाला कोण या इन सभी बलों का x एक्स की दिशा में जो घटक होता है वो Vx कहलाता है। क्लियर। तो Vx बराबर ये हो जाएगा आपके Vx बराबर 4 cos थीटा प्लस 4 cos 0 प्लस 3 cos 30 प्लस 2 cos 120, क्योंकि 2 वाला जो है एटलीस्ट बना तो टोटल 120 रहा ना, और ऐसे आ जाएगा 1 cos 240 आ जाएगा। तो इसको आप ऐड करोगे तो Vx कितना आ जाएगा आपके 4 प्लस 3 √3/2 प्लस में 2 इंटू माइनस 1/2 और प्लस में ये हो जाएगा माइनस का 1/2। क्लियर। तो माइनस का कितना होगा? ये हो जाएगा आपके 2 में से 1 जाएगा तो 3, 3 में से जाएगा तो कितना रह जाएगा? 2.5 यानी 5/2 और प्लस में 3 √3/2। क्लियर। अब हम निकाल लेते हैं Vy और Vy के लिए कुछ नहीं करना, यहां पर साइन लगाते जाओ। sin 0, 3 sin 30, 2 sin 120 और 1 sin 240। अच्छा, यहां पर 120 ही है, ये तो कुल हुआ, ये कोण तो 120 का ही है, तो कुल कोण जो है वो आपके कितना हो जाएगा? 120 और 120 240 ऐसे होगा। क्लियर। तो Vy की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 0 प्लस 3/2 प्लस 3 √3/2 और माइनस का √3/2। क्लियर। तो इसका रिजल्ट अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा 3/2 और प्लस में 1/2 √3। क्लियर। ये वैल्यू आ गई भाई। अब आप इसका रिजल्टेंट फाइंड कर लो, तो ये Vy कितना आ गया आपके 3/2 प्लस √3/2। क्लियर। अब आप रिजल्टेंट फाइंड करो तो V कितना आ जाएगा? परिणामी कैपिटल V, ये आ जाएगा अंडर में Vx² प्लस में Vy²। क्लियर। और दिशा क्या आ जाएगी दोस्तों? थीटा बराबर tan इनवर्स Vy अपॉन में Vx। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गई? Vx और Vy खतरनाक आ रहे हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कोई मिस्टेक हो तो सुधार लेते हैं। हाँ, नहीं हुई कोई मिस्टेक, सही है, ये खतरनाक ही आ रहे हैं अभी। क्लियर। तो दोस्तों अब तो थीटा तो वैसे स्पष्ट रूप से आएगा नहीं, जो है जो ये आ गया कुल मिला के। क्लियर। तो अगर मान लो एक से ज्यादा बल लग रहे हैं तो आप इस तरीके से काम कर लो। एक बलों का वियोजन भी मैंने बता दिया और बलों का संयोजन भी हमने देख लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के 4-5 क्वेश्चन है, एक आधा मैं करवा देता हूं, बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मैं दे दूंगा। क्लियर। ये क्वेश्चन तो पूरा नहीं देखो। एक कण इस नियम से गति कर रहा है, तो वह समय बताओ जब वेग तो आपके क्या हो?
ऋणात्मक हो और त्वरण आपकी क्या हो, धनात्मक हो। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जब v नेगेटिव था ना तो आपकी रेंज आई थी 0 से 5 और f जब पॉजिटिव हो तो आपके t की रेंज आई थी 2 से 5, ये आई थी। तो बताओ ये वाली स्थिति देखो, ये 0 और ये 5, इस पूरी रेंज में v क्या है, नेगेटिव है, और ये रहा 2, इस पूरी रेंज में f क्या है, पॉजिटिव है। तो बताओ ऐसी कौन सी रेंज है, कॉमन रेंज, जिसमें आप v को नेगेटिव और f को पॉजिटिव कह सकते हो। तो ये वाली जो रेंज है दोस्तों, इसको आप दोनों के लिए काम में ले सकते हो। इस रेंज में आपके v पॉजिटिव हो जाएगा और f v नेगेटिव होगा और f क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों को करने, जिसमें सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखिए। ये कह रहा है कि एक अचर परिमाण के, जो मैंने एग्जांपल दिया था ना शुरू में, कि अगर मान लो एक गाड़ी बराबर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, बराबर अचर वेग से चल रही है, तो त्वरण कितना होगा, तो त्वरण 0 होगा। तो यही तो सवाल है। यदि कोई कण अचर परिमाण के वेग से गति कर रहा है तो कण का त्वरण क्या होगा, तो कण का त्वरण 0 होगा। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर इसके आगे के जो 2-3 क्वेश्चन है ये आपको करने हैं। इसमें आप t के सापेक्ष अवकलन करके आपको त्वरण निकालना। क्लियर। तो ds/dt को v लिखकर इस प्रकार करना। अचर त्वरण के ये सरल रेखीय गति संबंध होता है। और एक ये लास्ट क्वेश्चन। क्लियर। तो दोस्तों ये 4 क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ये भी जरूरी है, आप भी अपना दिमाग खपाएं इसमें। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया टॉपिक फिर से शुरू करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।